नमस्कार मित्रों, बिजनेस पावर के पूछता है न्याय मित्र भारत की बात में आप सबका स्वागत। जैसा कि विदित है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के अंदर 2026 में कुल 11 सीटें खाली, जिसमें से 6 सीटें शिक्षकों की और 5 सीटें स्नातक की। 5 सीटों के लिए पहले ही कैंडिडेट घोषित किए जा चुके। शिक्षक में से कुल 2 अन्य सीटों की उद्घोषणा हुई। आजमगढ़ और गोरखपुर खंड के लिए मिस्टर कमलेश यादव को चुना गया। वाराणसी मिर्जापुर खंड के लिए मिस्टर लाल बिहारी यादव को। एमएलसी शिक्षकों बुद्धिजीवियों का चुनाव है। लक्ष्मण यादव एक प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉपर, समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, फिर भी कहीं भी दूर दूर तक उनका नाम दिखाई नहीं दे रहा। आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव अपनी लाइफ पूरी दे चुके हैं, लेकिन एमएलसी की लिस्ट में कहीं भी उनका नाम नहीं। क्या विधायक की लिस्ट में इनका नाम होगा? यहाँ के सबसे सीनियर लीडर और राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको आगे पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। इसका हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब लोग मिल करके इनको जिताने का काम, जिताने के लिए जो सबसे बड़ा हथियार होता है वो वोट का हथियार, वोट बनाने और उसको डलवाने की जिम्मेदारी हमारी आपकी पार्टी के संगठन की, विधायकों की और जिम्मेदार लोगों की। इसी कारण इनकी इच्छा थी कि मैं सभी लोगों के साथ और पार्टी का ऊपर से भी निर्देश था एक दिन विधायकों को बुला करके प्रत्याशी से बातचीत करेंगे, जो भी करनी है उसको दूर करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा वोट बनाए जाए और सब लोग लग करके करने का काम करें। तो प्रत्याशी भी हमारे बीच में है, हमारे जनता हमारे बीच में है। तो जो बात कहना है तो प्रत्याशी को चाहूँगा मोटी मोटी बातें हम लोगों को बता दें, उसके आधार पर करी नहीं। काम तो हो ही रहा है, लेकिन आप उसको करते आगामी का माननीय विधायक प्रिया सरोज, माननीय पूजा यादव जी, एमएलसी प्रत्याशी मिस्टर कमलेश यादव स्वयं अपना परिचय दे रहे हैं और आह्वान कर रहे हैं कि आप हमें कैसे जिता सकते हैं। हम इस सीट को, जो 2027 का फाइनल मैच होना है, इलेक्शन मैच होना है, उससे पहले एक सेमीफाइनल के रूप में ये जो 11 सीटों का चुनाव होना है, जिसमें से एक गोरखपुर खंड के स्वयं प्रत्याशी मिस्टर कमलेश यादव शिक्षक के रूप में। क्या ये सीट जीती जा सकती है? तो उसका आंसर है बिल्कुल यस। जिसमें सबसे बड़ी भूमिका कोई निभाएगा तो आजमगढ़ है। इसी उपलक्ष्य में मिस्टर कमलेश यादव यहाँ उपस्थित हुए, अपनी बात रखी। संघ हवलदार यादव जिला अध्यक्ष ने यह आह्वान किया सभी प्रोमिनेंट एमएलसीज और एमएलए का कि आप इनका समर्थन करें और यदि हम सब यदि जो प्रॉपर वोटर्स हैं, जो वोटर लिस्ट इसकी होती है, थोड़ी टेक्निकल होती है, इसमें शिक्षा से जुड़े, शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग ही अपनी वोटिंग करते हैं, पोलिंग करते हैं। तो उन कैंडिडेट्स को बढ़ाना है, उनको जुड़वाना है, जो नहीं है उनको हटवाना है, यानी लिस्ट अपडेशन का काम करना है। जो जिला सबसे बेहतर लिस्ट अपडेट करेगा उसका कैंडिडेट जीतेगा। 30 सितंबर से चल रहा है 6 नवंबर से, और इस बीच जो वोटर बन जाएंगे, अभी तक की जो निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन रही है कि 6 नवंबर तक मतदाता बनाए जाएंगे। अगर इस बीच हम लोग मतदाता बन जाएंगे, चुनाव तो अभी दिसंबर 26 में है, तो इसी वोट के आधार पर विजय संभव है। और हम जान रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं कि यह जो चुनाव है करीब करीब पूरे प्रदेश के 75% क्षेत्र को कवर कर रहा है। और यह चुनाव दिसंबर 26 में जो होने वाला है, यह एक तरह से विधानसभा का चुनाव जो 5 अप्रैल में होगा, उसका सेमीफाइनल है। अगर इस चुनाव को हम लोग जीत लेते हैं तो कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत बढ़ जाएगा और 27 में अपनी सरकार बनेगी। इसके लिए हम लोग राष्ट्रीय
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत कर दिया जाए, शुरू से ही मजबूत कर दिया जाए, 6 महीने पहले से पृष्ठभूमि तैयार कर दिया जाए, तो आगे 27 में सरकार बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। और ये थोड़ा टेक्निकल चुनाव है, बहुत कठिन नहीं है, और थोड़ा सा आप लोग सहयोग प्रदान कर देंगे तो यह चुनाव बहुत आसानी से निकल जाएगा। क्योंकि हम जान रहे हैं कि लगभग जितनी मंडी है, 1-2 लोगों को छोड़ दिया है तो सबके पास अपनी खुद की भी संस्थाएं हैं, सब लोग वोटर बनवा लेंगे। और आजमगढ़ राजनीतिक रूप से बहुत ही सक्रिय है। अगर सब लोग एक्टिव, सारे पदाधिकारी समाजवादी पार्टी के हो जाएंगे एक्टिव, तो वोटर बनाने में बहुत दिक्कत नहीं आएगी। वैसे मैं जुलाई में ही जो है इस जिले में 6-7 हज़ार फार्म डिस्ट्रीब्यूट करा दिया था जो है, और वो धीरे धीरे होने का काम और रिकवरी होने का काम चल रहा है। लेकिन थोड़ा आप लोगों का आशीर्वाद मिल जाएगा तो उसमें थोड़ी गति आएगी। क्योंकि आप देख लीजिए कि 1971 में कांग्रेस ने वेतन वितरण अधिनियम हमारे शिक्षक साथियों को दिया, जो एडेड के शिक्षक हैं, उनको जो है 1971 में एड मिला। और उसके बाद से अगर कोई नेता, कोई मुख्यमंत्री अगर ग्रांट दिया तो माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने 1000 रुपये को ग्रांट कर दिया। मतलब वेतन वितरण अधिनियम के बाद जो भी शिक्षा जगत में उपलब्धियां मिली, क्योंकि माननीय नेताजी शिक्षक थे, शिक्षकों के परेशानी को एकदम प्रैक्टिकली जानते थे, जमीनी स्तर पर जानते थे। इसलिए देखिए उनकी सेवा काल जो है 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दिया। उनको पेंशन में बड़ी दिक्कत होती थी, तो ट्रेजरी से 1 तारीख को जब शिक्षक रिटायर होता है तो 1 तारीख को उनको जो है पेंशन भी मिल जाती है। और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब मुख्यमंत्री थे तो प्रदेश में 1,73,000 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाने का श्रेय उनको जाता है। माननीय मुलायम सिंह यादव 2006 में एजुकेशन एक्ट पारित करके 2323 विषय विशेषज्ञ थे पूरे प्रदेश में, जिनको उन्होंने एजुकेशन एक्ट पारित करके सहायक अध्यापक बनाने का कार्य किया। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो शिक्षा जगत में सबसे अधिक अगर किसी पार्टी का योगदान है तो वह समाजवादी पार्टी का योगदान है। 2016 में घोषणा पत्र में डलवाया जाएगा कि जो हमारी 80% शिक्षा व्यवस्था हमारे शिक्षक साथी संभालते हैं, उनको जो लेबर लाभ आता है कि मानसिक वर्क करने वाले को मिनिमम 16,500 मानदेय दिया जाएगा, वह हम लोग घोषणा पत्र में डलवाएंगे। और उनकी सेवा नियमावली भी जो 14 अक्टूबर 1946 में संगत धारा 7 में है, उसको हम लोग संगत धारा 7 में बदलवाने के लिए आदरणीय श्री कमलेश यादव जी, हम सबके नेता, सबकी पहचान, सदर के सदर आदरणीय श्री गुलाब यादव जी, आदरणीय जमाली साहब, मुबारकपुर के माननीय विधायक श्री कमलेश यादव जी, लालगंज के विधायक आदरणीय विजय सरोज जी, हमारे मेहनगर के विधायक श्रीमती पूजा सरोज जी, डॉक्टर एच.एम. पटेल साहब, हमारे साथी और पूर्व विधायक आदरणीय श्याम बहादुर यादव जी, जिला पंचायत सदस्य साथी विजय यादव जी, आदिल शेख जी, विवेक जी और उपस्थित सभी समाज साथी। अभी आपके बीच में हमारे प्रत्याशी कमलेश यादव जी अपनी मैं तो सोच रहा था कि संगठन की बैठक है, समीक्षा होगी, क्योंकि उससे पहले जो बैठक हुई थी उसमें मैं उपस्थित था, नेता विरोधी दल भी आए थे, तो फिर भी हम लोग की बैठक हुई और उसमें डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था कि विधानसभा में कौन है जो फॉर्म को कॉलेजों तक पहुंचा रहे हैं, फिर कलेक्ट कर रहे हैं, उसको देख कर तो जो 2-4 नाम है था वो उन्होंने हमसे संपर्क किया, मैंने खुद संपर्क किया। जैसे हमारे यहाँ रतुआपाल में कॉलेज है, सही है कि हम लोगों के करीब कैलाश मैंने से पूछा था कि थोड़ा सा प्रयास हाल में मैं आपके कॉलेज में भेज दिया वहाँ, लेकिन उसके बाद कोई कंटिन्यू मॉनिटरिंग नहीं है, एक धोखा है। चुनाव में समय है तो ये को जो आपने तय किया है उनकी भी सूची हो जाए, जो हम लोग तय कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर।
क्योंकि दो तरह का चुनाव था। ये तो कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं इनसे संबंधित संस्थाएं, लेकिन उस संस्थाओं में कई तरह की संस्थाएं, कई तरह के शिक्षक खूब सक्रिय भी हैं। इसमें सवाल सबसे ज्यादा सक्रियता का होता है। हम लोग बार बार देखें, और वो जो शिक्षक पॉलिटिक्स करता है ग्रेजुएट पॉलिटिक्स करता है। अभी हाल ही में देखिए, मैं शाहगंज में था, तो वहाँ के जो ग्रेजुएट प्रत्याशी थे सिन्हा, वो खुद हम लोगों को कस्टडी में पूर्व मंत्री ललई जी का हमारे ग्रेजुएट वोटर के लिए, तो हमें उस एक्टिविटी को देखना है कि हमारे बुरनपुर तहसील में सदस्य या पाटिलगंज में नगर ये तहसीलों में अभी इसको कौन वोट बना रहा है। और आपने कहा 6 साल आजमगढ़ जितना आप चुनाव लड़ रहे हैं 16 उसमें सबसे महत्वपूर्ण जनपद आजमगढ़ है, और वोट की दृष्टि से भी है, संस्थाओं की दृष्टि से। तो अगर उसका सही से वोट बन जाए तो आजमगढ़ ही निर्णायक स्थिति में पहुंच सकता है। क्योंकि अभी जब अवसर बड़े थे, थोड़ा मन मोड़े नहीं बड़े, तो पार्टी एक्टिव हुई थी और खुद वो स्वयं एक्टिव हुई थी। काफी बस्ता बनाते, जब उनके घर गए थे तो देखे जेल बाहर उनका बस्ता था, उस पर नाम लिखा था। केवल हम लोगों की बोलना था कि ये एक्टिव होकर के काम करना है, एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ये इसमें बहुत ज्यादा, क्योंकि शिक्षक खुद पता है उसका हित कहाँ है, लेकिन वो कई गुटों में बता, उनके सबके अपने अपने कार्यालय हैं, अपने अपने लोग हैं, और जातियों में भी है। कोई शर्मा गुट से, कोई पांडे गुट से, कोई दिग्विजय संघ से, कोई अटेवा भी एक बड़ी चुनौती बन के उभर रहा है। हम सब सोचते थे कि अटेवा की जो विजय बंधु, मैंने एक बार जब विधानसभा का चुनाव विजय बंधु इलाहाबाद की, और विजय बंधु ने अटेवा का संगठन बहुत बड़ा खड़ा किया, तो अपने नाम का के बंधु लिखने लगे कि आजकल जो, तो एक बार जब मैंने देखा तो मुझसे मिले, मैं कहा आप अध्यक्ष जी से मिलेगी नहीं, उन्होंने कहा मेरी ये 2 चक्कर मुझसे बात हुई। तो जो हमारा घोषणा पत्र तैयार हुआ 2022 उसमें हमने अटेवा की पुरानी पेंशन, अटेवा की कई ऐसी बात लोग पूछते थे कि अटेवा जो पुरानी पेंशन की मांग कर रहा है इसको पूरा कैसे किया जाए। आपका माननीय अध्यक्ष जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसके लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाया, जो हमारे चीफ सेक्रेटरी थे आलोक रंजन जी, राजीव वर्मा जी, जो वित्त के जानकार थे, उनकी कमेटी, गौरी यादव जी बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं, आपने उसका हमारे क्षेत्र में रिश्ता भी है, बड़ा गाँव है। तो उन्होंने तय किया हाँ ऐसे किया जा सकता। तो अध्यक्ष जी ने उस सारे 2022 के घोषणा पत्र में अटेवा को शामिल किया। आजकल अटेवा भी उत्तर प्रदेश में सक्रिय हो रही है, उनकी भी कुछ डिमांड और अध्यक्ष जी फिर उसको हल करेंगे, उनका विषय। लेकिन जो हमारा आप सबका विषय है, ये जो नेतृत्व की मंशा है, वो आप अपने से खुद सोचें, मैं भी खुद सोचूं कि उस मंशा के अनुरूप क्या हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ पा रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं, अभी समय है। तो आपका भी कोई मॉनिटरिंग सेल प्रोग्रेसिव होना चाहिए। अध्यक्ष जी तो हम लोगों से बार बार कहते हैं, 2-4 मीटिंग भी बन रही, लेकिन वो पार्टी तो एक्टिव हो, लेकिन जिनको आप भार दिए थे और भार कितना कलेक्ट किए, कितना करवाए, उसका 1 महीना हो गया, अभी लेखा जोखा प्रस्तुत नहीं हो पाया। मैं प्रयास करूंगा कि आज ही उनसे संपर्क करूँ और देखूं कि कितना वोट बन पाए, कितना नहीं। और मैं पूरा प्रयास करूंगा डूंगरपुर तहसील में कि जो समाजवादी मांगे लोग हैं वो आपके साथ, पार्टी के साथ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है। कल ही प्रदेश कार्यालय ने, जहाँ माननीय अध्यक्ष जी ने सूचित किया, वही प्रदेश कार्यालय ने भी सूचित किया कि आप लोग इस पे एक्टिव हो, आपके संपर्क की संस्थाएं भी हैं, उनसे भी आगे आदि से शुरू
हमारे वोट नहीं बन पाएंगे। तो हम लोग वो भी तैयार, हमारे विधायक वो भी तैयारी करा रहे हैं। या आप आवश्यकता करेंगे, हम लोग बात करेंगे, और जहाँ आवश्यकता हो हमारे विधायक से वो हम लोग बात करेंगे। यही हो सकता है। क्यों ये बात हो सकती है, कोऑर्डिनेशन हाँ, और जो भी आवश्यकता हम लोगों की पड़े, आप निश्चित आप में जितना भी संभव हो सके बातचीत के जरिए जो लोग आप लोगों से मिलते रहते हैं उनके माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोग ऊपर बढ़ जाए। इन सब लोगों के साथ में आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कि आप सब लोग संक्षिप्त सूचना पर, कटरी की सूचना पर इतना लोग इकट्ठा हुए हैं। आप सब लोग चाय पीती जाइएगा, घाट के लिए चाय पीजिए। चाय के ठीक बाद एक पेशी होगी, हम उसमें सुनेंगे, जानेंगे फाइनली जिला अध्यक्ष जी ने वर्तमान राजनीतिक प्रशासनिक जो परिस्थितियां हैं जिसके तरह जिनके बीच तमाम उथल पुथल की परिस्थितियां पैदा हो रही, तो मीडिया के प्रश्नों में हवलदार यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को किस तरह से लताड़ा, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को कितना लचर बताया, उसके कारणों को भी आप उन्हीं के शब्दों में सुने। और इसको लेकर के हम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो सरकार है ये वोट चोरों की सरकार है। यह हर स्तर पर बेईमानी करती है, चाहे वो आम चुनाव हो, चाहे बाई इलेक्शन हो, चाहे जनरल चुनाव हो, वो सभी चुनावों में वो बेईमानी करती। इस नाते हम लोग सतर्क हैं कि हमको एक मिनट रुक जाइए विधायक जी, हम लोग सतर्क हैं, हम लोग सतर्क हैं कि चोरी न करने पाए। और इसके लिए हमारे सभी विधायक, हमारे सभी कार्यकर्ता मुस्तैदी के साथ लग करके हम BLA 2 फार्म भी तैयारी कर रहे हैं। हम इनकी वोट चोरी का काम नहीं होने देंगे। आज बिहार, कल बिहार में जो चुनाव होने जा रहा है, जो आगे आने वाले दिनों में वहाँ भी लोग तैयारी कर लिए हैं, वहाँ भी हराएंगे, और 2027 में यहाँ भी हराएंगे। उसके पहले शिक्षक एमएससी का चुनाव हम जीतेंगे। अकेले आजमगढ़ इतना वोट देगा कि 85 की विजय हो जाएगी। लखनऊ में पेशाब वाला मामला है, पेशाब वाला लखनऊ में। देखिए, यह पूरे प्रदेश में और देश में सामंतवादियों का राज है। जो पहले सामंतवाद होता था उसी तरह का ये माहौल पैदा कर दिया गया है। और खासकर उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार में सामंतवादियों के हौसले बुलंद हैं। वह जिस भी गरीब आदमी को, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को देख रहे हैं, उनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं, उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जानवर से भी बदतर समझ करके लोगों को पेशाब पिलाना, पेशाब चटवाना, यह ऐसी हरकत इस सभ्य समाज में जो हो रही है, ये निश्चित तौर पर ये मालूम पड़ता है इस प्रदेश में कानून का राज नहीं रह गया है, अराजकता का माहौल है। जिसकी लाठी उसकी भैंस का प्रदेश हो गया है। इस कारण हम लोग 28 तारीख को इंडिया मोर्चा दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर के प्रदर्शन भी करेंगे। अगरौला में जमीनी विवाद हुआ है, अभी पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो क्या करेंगे? किस बात के जमीन? ये जमीन में ये थानेदार थानों पर भाजपा के लोग कह रहे हैं वही हो रहा है, तहसीलों पर जो भाजपा के लोग कह रहे हैं वही हो रहा है। जनता की सुनवाई नहीं हो रही है। भाजपा के लोग जिसको चाहते हैं उसको खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जा रहा है, जिसके चाहते हैं उसकी जमीन जबरदस्ती कब्जा करा दे रहे हैं। तो ये थाने और तहसीलें और ये अधिकारी कर्मचारी, ये सब भारतीय जनता पार्टी, किसी को पेशाब पिलाया जा रहा तो किसी को पेशाब चटाया जा रहा, कहीं साधु संत महात्मा पूजा करने वाले को जाति आधार पर प्रताड़ित किया जा रहा, तो कहीं पर किसी की प्रॉपर्टी हड़प करके उसके परिवार को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा। लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्थाओं में करप्शन की मार से। बीबीसी न्यूज़ पावर सिर्फ आपकी तरफ की आवाज नहीं बल्कि आपकी समस्याओं का व्यवहारिक समाधान भी लेकर आया। नाम है बीबीएस सरकार मॉडल।
आइए हम न्याय मित्र बीबी सरकार मॉडल से जुड़े, एक दूसरे के समर्थक बने। तो लगता है कि यदि हम आपकी समस्याओं और उसके दर्द का समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे तो आप हमारे आर्थिक भामाशाह बने, हमें सहयोग दें ताकि हम आपकी आवाज का समाधान और समस्याओं का सलूशन बन सके।